हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल जूली। इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ लालजी प्रसाद सर के बुक एलपीपी के एक्सरसाइज 1 का पूरा सॉल्यूशन। तो इस एक्सरसाइज में आपको मेनली जो यूज करना है वो आपको यूज करना है फॉर्मूलेशन ऑफ एलपीपी प्रॉब्लम। अगर आपको फॉर्मूलेशन ऑफ एलपीपी प्रॉब्लम नहीं आता है तो आप चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन से उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए, आपको ये बात पता होना चाहिए कि इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है बहुत ही लेंदी है और उसका जो भी सॉल्यूशन है वो भी बहुत लेंदी है, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा है। शायद इसीलिए अभी तक किसी ने यूट्यूब पे इसका सॉल्यूशन अपलोड नहीं किया है, लेकिन मैं आज आपके लिए लाया हूँ इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो आप लोग प्लीज़ पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है, कभी कभी आपको लग सकता है कि पूरा क्वेश्चन पढ़े जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखना है। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, ए फिर्म मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी। एक फिर्म है जो दो तरह का प्रोडक्ट ए और बी, दो तरह का प्रोडक्ट बनाता है, एंड सेल्स देम एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹20 ऑन टाइप ए एंड ₹30 ऑन टाइप बी। और जब बेचता है तो उसको टाइप ए पे उसको ₹20 का प्रॉफिट होता है और टाइप बी पे उसको ₹30 का प्रॉफिट होता है। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसको सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में हम लोग सजाते जाएंगे, अरेंज करते जाएंगे, ताकि हम लोग को आगे फ़ायदा मिलते रहेगा। जब हम लोग एक बार टेबल में अरेंज कर लेंगे तो हमें लिखने में, इक्वेशन लिखने में बहुत ही आसानी होगी। तो प्रोडक्ट ए पे उसको ₹20 का प्रॉफिट हो रहा है, प्रोडक्ट बी पे उसको ₹30 का प्रॉफिट हो रहा है। ये जो भी आपको दिया गया है, 1 यूनिट प्रोडक्ट ए का दिया गया है और 1 यूनिट प्रोडक्ट बी का दिया गया है। उसके बाद जो हमें दिया गया है वो हमें क्या है कि ईच प्रोडक्ट इज प्रोसेस्ड ऑन 2 मशीन्स। हर एक प्रोडक्ट को 2 मशीन M1 और M2 पे प्रोसेस किया जा रहा है। टाइप ए रिक्वायर्स 2 आवर्स और प्रोसेसिंग ऑन M1 एंड 1 आवर ऑन M2। जो दिया गया है, टाइप ए जो हमारा प्रोडक्ट है उसको 2 घंटा लग रहा है M1 पे और 1 घंटा लग रहा है M2 पे। 2 मशीन है M1 और M2, और ए और बी दोनों प्रोडक्ट को M1 M2 दोनों मशीन पे प्रोसेस किया जा रहा है। उसके बाद हमें दिया गया है टाइप बी रिक्वायर्स 1 आवर ऑन M1 एंड 1 आवर ऑन M2। टाइप बी को 1 घंटा M1 पे लगता है और 1 घंटा M2 पे लगता है 1 यूनिट प्रोडक्ट बनाने में। ये चीज़ आपका ध्यान रखिएगा। टाइप बी को 1 आवर लगता है M1 पे और 1 आवर लगता है M2 पे। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, उसके बाद हमें दिया गया है द मशीन M1 इज अवेलेबल फॉर नॉट मोर देन 6 आवर। जो मशीन M1 है वो 6 घंटा से ज़्यादा के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं, अवेलेबल ही नहीं है। मशीन M2 है वो हमारा 10 घंटे के लिए अवेलेबल है, मतलब 10 घंटे से ज़्यादा हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग टेबल में लिख देंगे कि मशीन M1 को 6 घंटा तक यूज कर सकते हैं, मशीन M2 को 10 घंटा तक यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिसीजन वेरिएबल्स लिखेंगे। डिसीजन वेरिएबल्स क्या होगा, तो डिसीजन वेरिएबल्स ऐसा वेरिएबल जिसे हमें डिसाइड करना रहता है। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए जो बन रहा है वो हमारा x बन रहा है, और जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी जो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, बन रहा है, वो y बन रहा है। इसको डिसीजन वेरिएबल्स बोला जाएगा। तो इतना तक हम लोग डिसीजन वेरिएबल सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। कभी भी हम लोग सबसे पहले डिसीजन वेरिएबल्स लिखते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्टिव, जो हमारा मेन एम होता है। तो कोई भी बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा मेन एम होता है वो होता है हमारा प्रॉफिट या फिर कॉस्ट। प्रॉफिट कब हो सकता है, तो प्रॉफिट हो सकता है जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, और कॉस्ट जो हो सकता है, कॉस्ट हो सकता है जब हम लागत मूल्य को देख रहे हैं, कितना हमारा उसमें कोई भी जो कंपनी हम लोग बना रहे हैं उसमें कितना रुपया लग रहा है, कोई भी प्रोडक्ट बनाने में कितना रुपया लग रहा है। तो प्रॉफिट जब भी होगा आपको मैक्सिमम करना होगा, और कॉस्ट जब भी होगा आपको मिनिमम करना होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आपको मैक्सिमम रखना होगा। तो जो हमारा 1 यूनिट प्रोडक्ट ए पे ₹20 प्रॉफिट हो रहा है, तो x यूनिट हम प्रोडक्ट माने हैं कि बन रहा है, तो यहाँ पे इस पर 20x रुपया प्रॉफिट होगा। फिर यहाँ पे b के 1 यूनिट पे आपको ₹30 का प्रॉफिट हो रहा है, तो b का y यूनिट हम माने हैं कि b का y यूनिट बन रहा है, तो इस पर कितना होगा, तो 30y रुपया प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो x यूनिट a का और y यूनिट b का अगर हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमें कुल मिला के कितना प्रॉफिट होगा, 20x + 30y। उसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है
द प्रॉफिट अर्नड बाई मैन्युफैक्चरर इन टर्म्स ऑफ रुपया, रुपया के टर्म में अगर हम देखें तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 20x + 30y, इसी को जेड मान लेते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल देते हैं। यही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया जिसे हमें मैक्सिमाइज करना रहता है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्स्ट्रेंट्स यानी कि रिस्ट्रिक्शंस। तो सबसे पहला जो रिस्ट्रिक्शन दिया गया है वो क्या है कि मशीन आवर जो अवेलेबल है M1 के लिए वो हमें सिर्फ और सिर्फ 6 आवर्स है और M2 के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 आवर्स है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट ए का 1 यूनिट हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो हमें कितना 2 घंटे का टाइम लगता है। प्रोडक्ट बी का 1 यूनिट बनाने में 1 घंटे का टाइम लगता है मशीन M1 पे, सब मशीन M1 की अभी बात हो रही है। तो अगर प्रोडक्ट ए का एक यूनिट बनाने में 2 घंटे का टाइम लगता है तो एक्स प्रोडक्ट बनाने में हमें कितना टाइम लगेगा, तो वो हमें टाइम लगेगा कितना, तो 2x। यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये हमें लगेगा 2x। और उसके बाद प्रोडक्ट बी का 1 यूनिट बनाने में हमें 1 आवर लगता है तो y यूनिट बनाने में 1y आवर का टाइम लगेगा। टोटल मिला के अगर बात करें तो मशीन M1 पे x यूनिट प्रोडक्ट ए और y यूनिट प्रोडक्ट बी बनाने में हमें 2x + y आवर टाइम लगेगा। लेकिन हमें दिया गया है कि ये हमारा जो टाइम होगा पूरा टोटल मिला के 2x + y, ये हमारा कभी भी 6 घंटा से ज़्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि हमें मशीन सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे के लिए उपलब्ध है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे < 6। वैसे ही यहाँ पे जो प्रोडक्ट यहाँ पे सबसे पहले चलिए उसी को पहले समझ लेते हैं। तो इसको हम लोग लिख देंगे 2x + y जो होगा < 6 होगा। इसको हम लोग ऐसे यहाँ पे लिख देंगे कॉन्स्ट्रेंट्स में। इसको हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट्स जो दिया हुआ है कॉन्स्ट्रेंट्स में लिख देंगे। सबसे पहले टोटल आवर मशीन आवर जो रिक्वायर्ड होगा x यूनिट प्रोडक्ट ए बनाने के लिए और y यूनिट प्रोडक्ट बी बनाने के लिए, तो वो होगा हमारा 2x + y। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम अवेलेबल जो हमें आवर है वो हमें 6 आवर्स है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2x + y जो होगा वो < 6 होगा। इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान रहे हैं। चलिए वैसे ही हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर प्रोडक्ट ए का 1 यूनिट बना रहे हैं तो 1 घंटा टाइम लग रहा है यहाँ पे M2 मशीन पे, और प्रोडक्ट बी का 1 यूनिट बनाने में 1 आवर का टाइम लगता है यहाँ पे मशीन M2 पे। लेकिन दिया गया है कि हमें क्या करना है, x यूनिट प्रोडक्ट ए का बनाना है तो हमें कितना लगेगा, तो x आवर टाइम लगेगा। फिर यहाँ पे y यूनिट हम बना रहे हैं प्रोडक्ट बी का तो यहाँ पे हमें y आवर टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x यूनिट ए का और y यूनिट बी का अगर हम बना रहे हैं तो x + y आवर टाइम लग रहा है। लेकिन हमें दिया गया है मशीन M2 पे, और हमें दिया गया है कि मशीन M2 पे ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटा हम काम कर सकते हैं। तो x + y का जो वैल्यू होगा < 6 हो जाएगा। इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख देंगे, सिंस मशीन आवर्स अवेलेबल ऑन मशीन M2 कैन नॉट एक्सीड 10। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x + y का जो वैल्यू होगा < 10 होगा, और इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान रहे हैं। चलिए ये सब तो हो गया। अब हम लोग नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस की तरफ देखते हैं। नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन जो होगा वो हमें कैसा होगा, तो हम देख रहे हैं कि सिंस फिल्म कैन नॉट प्रोड्यूस निगेटिव नंबर ऑफ क्वांटिटी, कोई भी फिल्म है कभी भी निगेटिव नंबर ऑफ क्वांटिटी नहीं बना सकता है, कभी भी निगेटिव नंबर में नहीं बना सकता है, कोई भी निगेटिव यूनिट नहीं बना सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि x और y का जो वैल्यू होगा वो हमें < 0 होगा। तो ये हमारा नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 टेकिंग 1, 2, 3 एंड 4 इंटू कंसिडरेशन द मैथमेटिकल मॉडल इज ऑफ द प्रॉब्लम विल बी। मैथमेटिकल मॉडल इसका क्या होगा, तो मैथमेटिकल मॉडल कुछ इस तरह से होगा, फाइंड x y विच मैक्सिमाइज z = मैक्सिमाइज हमें किसको करना रहता है, डिसीजन वेरिएबल्स को नहीं, हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना था जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव या एम होता है। तो वो क्या था, z = 20x + 30y। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स कितना होगा, 2x + y < 6, x + y < 10, और एक्स वाई का जो वैल्यू होगा < 0। तो ये था हमारा मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ एलपीपी प्रॉब्लम जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का था। कभी भी हमें मैथमेटिकल फार्मूलेशन लिखना होता है कोई भी एलपीपी प्रॉब्लम का, तो सबसे पहले हम डिसाइडिंग वेरिएबल्स लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्टेंट्स, जो हमें कॉन्स्टेंट्स या फिर लिमिटेशन दिया रहता है।
उसके बाद लास्टली हम लिखते हैं यहाँ पे नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, और जो जो इक्वेशन हमें आता है उसको हम लिख देते हैं फॉर्मुलेट करके सजा के, तो वही हमारा हो जाता है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, ए टेलर हैज 80 स्क्वायर मीटर ऑफ कॉटन मटेरियल एंड 130 स्क्वायर मीटर ऑफ वूल मटेरियल। ए सूट रिक्वायर्स 1 स्क्वायर मीटर ऑफ कॉटन एंड 3 स्क्वायर मीटर ऑफ वूल एंड ए ड्रेस रिक्वायर्स 2 स्क्वायर मीटर ऑफ ईच। हाउ मच ऑफ ईच गारमेंट शुड द टेलर मेक टू मैक्सिमाइज हिज इनकम इफ अ सूट सेल्स फॉर ₹350 एंड अ ड्रेस फॉर ₹45। मतलब कि एक टेलर के पास 80 स्क्वायर मीटर जो कॉटन का मटेरियल है और 130 स्क्वायर मीटर क्या है, उल का मटेरियल है। तो सबसे पहले जो हम लोग टेबल बनाएंगे उसमें लिखेंगे कि जो एक टेलर है, टेलर के पास जो कॉटन का मटेरियल है वो अवेलेबल है 80 स्क्वायर मीटर और उल का मटेरियल है 130 स्क्वायर मीटर। जो लिमिटेशन होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आगे हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो उसके बाद हमें दिया गया है अ सूट रिक्वायर्स 1 स्क्वायर मीटर ऑफ कॉटन एंड 3 स्क्वायर मीटर्स ऑफ वूल। मतलब एक सूट बनाने में 1 स्क्वायर मीटर कॉटन का क्लॉथ और 3 स्क्वायर मीटर वूल का क्लॉथ लगता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें एक सूट बनाने में 1 स्क्वायर मीटर कॉटन का और 3 स्क्वायर मीटर वूल का कपड़ा लगता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ड्रेस के बारे में देखेंगे। ड्रेस के बारे में क्या दिया गया है, ड्रेस रिक्वायर्स 2 स्क्वायर मीटर्स ऑफ ईच। मतलब ड्रेस को दोनों में से 2-2 स्क्वायर मीटर का कपड़ा लगता है। मतलब हमें क्या दिया हुआ है कि ड्रेस में जो हमें 2 स्क्वायर मीटर कॉटन का और 2 स्क्वायर मीटर वूल का कपड़ा लगता है। उसके बाद जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो हमें दिया गया है हाउ मेनी ऑफ ईच गारमेंट शुड द टेलर मेक टू मैक्सिमाइज हिज इनकम। बोला गया है कि कितना गारमेंट वो बनाए टेलर कि उसका इनकम जो हो मैक्सिमम हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रॉफिट हो। अगर एक सूट जो है वो 350 रुपये में बिकता है और ड्रेस जो है 45 रुपये में बिकता है, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे कि एक सूट जो है वो कितने 350 रुपये में बिकता है, उसके बाद एक ड्रेस 45 रुपये में बिकता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिसाइजिंग वेरिएबल्स लिखेंगे। डिसीजन वेरिएबल्स क्या होता है, ये होता है जिससे हमें डिटरमाइन करना होता है या फिर डिसाइड करना होता है। तो हमें क्या डिसाइड करना है कि कितना गारमेंट बेचे, मतलब सूट कितना बेचे और ड्रेस कितना बेचे। तो मान ले रहे हैं जो सूट बेच रहा है वो x नंबर ऑफ सूट बेच रहा है, x बराबर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ सूट। जितना सूट बेच रहा है उसको x मानेंगे और y मानेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ड्रेस, मतलब जितना ड्रेस वो बेच रहा है उसको y मानेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव कोई भी बिजनेस में हमारा प्रॉफिट कमाना होता है। तो हम देख रहे हैं कि एक सूट उसका 350 रुपये में बिकता है और एक जो है उसका ड्रेस वो 45 रुपये में बिकता है। इसका मतलब अगर एक सूट बेचेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम यहाँ से एक सूट बेचते हैं, एक सूट बेचेंगे तो 350 एक रुपया उसमें बिकेगा, 350 एक रुपये का। और अगर हम वाई ड्रेस बेचेंगे तो 45 वाई रुपये का वाई ड्रेस बिकाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट होगा यानी कि जो उसका इनकम होगा वो कितना होगा, तो 350x प्लस 45y। और यही हमारा डिसीजन वेरिएबल्स है 350x प्लस 45y, इसको मान लेते हैं z। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, जो इनकम है उसी को चाहते हैं मैक्सिमम हो जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें इनकम हो। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसी को ऑब्जेक्टिव फंक्शन मान के चलेंगे। यही हमारा मेन मुद्दा है जिसे हमें मैक्सिमम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट कमाना है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे जो हमें रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें कौन कौन सा रिस्ट्रिक्शन है। तो सबसे पहले दिया गया है कि एक सूट में 1 स्क्वायर मीटर कॉटन का क्लॉथ लगता है, एक ड्रेस में 2 स्क्वायर मीटर कॉटन का क्लॉथ लगता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम 80 स्क्वायर मीटर कॉटन का क्लॉथ हमारे पास अवेलेबल है जिसका यूज हम कर सकते हैं। तो एक सूट में 1 स्क्वायर मीटर लगता है कॉटन का क्लॉथ। तो एक सूट, यहाँ पे हम एक सूट बना रहे हैं तो यहाँ पे x स्क्वायर मीटर लगेगा। यहाँ पे y ड्रेस बना रहे हैं तो 2y स्क्वायर मीटर लगेगा। और ये हमारा पूरा मिला के हम यहाँ से कहें तो एक सूट और y ड्रेस बनाने में हमें x प्लस 2y मीटर स्क्वायर मीटर कॉटन क्लॉथ लगेगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास उपलब्ध है 80 स्क्वायर मीटर। तो इसे हम लिख देंगे x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 80। फिर वैसे ही यहाँ पे उल में हमें दिया गया है तो यहाँ पे होगा 3x प्लस 2y और ये कितना होगा लेस देन इक्वल टू 130, लेस देन इक्वल टू 130।
तो ये हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये हमारा जो है कॉन्स्टेंट्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कॉन्स्टेंट्स के बारे में। कॉन्स्टेंट क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले x + 2y लेस देन इक्वल टू 80 और 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 130। ये आप पूरा यहाँ से पढ़ ली, एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा ये क्या क्या लिखा हुआ है। वही चीज़ जो मैंने आपको समझाया वही चीज़ लिखा हुआ है। ये लैंग्वेज आपको लिखना होगा, जब आप BSc मैथ्स में हैं तो आपको ये सब लैंग्वेज लिखना ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के बता दिया है। आप चाहे तो वहाँ से समझ के भी अपने से खुद से लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन। नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग वैल्यू माने हैं x और y का, वो हमें निगेटिव नहीं हो सकता है। मतलब कभी भी जो x किसको माने हैं तो कितना सूट बन रहा है, और y किसको माने हैं तो कितना ड्रेस बन रहा है, तो कभी भी सूट जो होगा वो निगेटिव नंबर में नहीं बन सकता है। हम नहीं कहेंगे कि -1 हम सूट बना दिए, -5 हम सूट बना दिए, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। और ड्रेस जो है y नंबर में बन रहा है, मतलब एक्स वाई का जो वैल्यू होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फोर्थ को इक्वेशन को देखें, तो ये चारों इक्वेशन से हम लोग अगर देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो मैथमेटिकल मॉडल मिलेगा इसका वो ऐसा होगा, फाइंड एक्स वाई विच मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 350x + 45y। और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है, तो x + 2y लेस देन इक्वल टू 80, 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 130 और एक्स वाई का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये हमारा होगा मैथमेटिकल मॉडल ऑफ गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, ए फैक्ट्री यूजेज 3 डिफरेंट रिसोर्सेज R1, R2 एंड R3 फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स A एंड B। दिया गया है कि एक फैक्ट्री है जिसमें 3 तरह का रिसोर्स का यूज किया जाता है, रिसोर्स R1 का, रिसोर्स R2 का और रिसोर्स R3 का, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ 2 डिफरेंट प्रोडक्ट। और उससे 2 तरह का प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B, 2 टाइप का प्रोडक्ट बनता है। तो इट इज़ गिवन दैट ओनली 20 यूनिट्स of R1, 24 units of R2 and 16 units of R3 are available। मतलब R1 का 20 यूनिट्स, R2 का 24 यूनिट्स और R3 का 16 यूनिट्स अवेलेबल है। तो ये हमें क्या दिया हुआ है, लिमिटेशन। तो हम लोग सबसे पहले जब टेबल बनाते हैं तो उसमें लिमिटेशन लिखते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे जो R1 रिसोर्स है उसका 20 यूनिट्स, फिर R2 जो रिसोर्स है उसका 24 यूनिट्स और जो R3 रिसोर्स है उसका 16 यूनिट्स अवेलेबल है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उसके बाद हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, देखिए, इट इज गिवन दैट ओनली, यहाँ ये तो हम लोग पढ़ लिए 20 यूनिट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1 यूनिट ऑफ ए रिक्वायर्स 244 यूनिट्स एंड 1 यूनिट ऑफ बी रिक्वायर्स 430 यूनिट्स ऑफ रेस्पेक्टिव रिसोर्सेज। मतलब ए का 1 यूनिट बनाने में कितना रिक्वायर हो रहा है, तो 2, 4 और 4 यूनिट्स का रिक्वायरमेंट हो रहा है। तो यहाँ से हम लिखेंगे जो प्रोडक्ट ए टाइप का है उसमें हम लोग को रिसोर्स अगर R1, R2, R3 का यूज देखें तो 2, 4 और 4 का यूज हो रहा है। वैसे ही रिसोर्स बी का 1 यूनिट बनाने में 4, 3 और 0 यूनिट का यूज हो रहा है, जो हमारा रिसोर्स है R1, R2, R3 का। उसके बाद लास्टली जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, लास्टली हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लेट अस सपोज दैट A gives a profit of ₹2 per unit while B gives a profit of ₹3 per unit। मान लेते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट A है उससे 2 रुपया का फ़ायदा हो रहा है 1 यूनिट पे, और जो प्रोडक्ट B टाइप का है उससे 3 रुपया का फ़ायदा हो रहा है पर यूनिट पे। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, सबसे नीचे जो होता है हमारा प्राइस फैक्टर लिखा जाता है या फिर कॉस्ट फैक्टर। तो जो हमें फ़ायदा हो रहा है प्रोडक्ट ए टाइप से वो हमें 1 रुपया हो रहा है 1 यूनिट से, 1 रुपया 1 यूनिट से। जो प्रोडक्ट बी टाइप है उससे 3 रुपया हो रहा है 1 यूनिट से। तो ये सब हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लोग पहले क्वेश्चन एक बार और पढ़ेंगे जो हमें लास्ट में दिया हुआ है, हाउ मैनी आइटम्स ऑफ ईच प्रोडक्ट सेल बी मैन्युफैक्चर्ड इफ़ अ मैक्सिमम प्रॉफिट इज टू बी अचीव्ड। बोला गया है हमें अगर मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो हम लोग हर एक टाइप के प्रोडक्ट का कितना कितना प्रोडक्ट बनाएं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया हुआ था कि ए का 1 यूनिट प्रोडक्ट बनाने में, ए का 1 यूनिट प्रोडक्ट बनाने में जो रिसोर्स R1, R2, R3 लगता है 244, वैसे ही बी का 1 यूनिट के बारे में यहाँ पे दिया गया था 430 यूनिट जो हमारा R1, R2 और R3 रिसोर्स लगता है। तो मान ले रहे हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट ए टाइप है उसका x यूनिट बनाया जा रहा है और जो प्रोडक्ट बी टाइप है उसका y यूनिट
प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, मतलब ए टाइप का प्रोडक्ट एक्स बनाया जा रहा है। एक्स बराबर नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, और वाई जो है हमारा, वाई बराबर कितना है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी। ये क्या होता है, ये हमारा डिसीजन वेरिएबल्स होता है जिसे हमें डिसाइड करना रहता है। डिसाइड हमें किसको करना है, एक्स और वाई को, कि कितना नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट ए बना रहे हैं, कितना नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट बी बना रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो हमारा मेन एम होता है। किसी भी बिजनेस में हमारा मेन एम होता है प्रॉफिट। तो सबसे पहले प्रॉफिट हमारा कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए एक प्रोडक्ट बनाने पे, ए टाइप का एक प्रोडक्ट बनाने पे 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। तो एक्स प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ से x रुपया प्रॉफिट होगा, प्लस जो हमारा बी टाइप बी का अगर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो 3 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो वैसे ही अगर वाई प्रोडक्ट बनाएंगे तो 3y रुपया का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, x प्लस 3y होगा। टोटल प्रॉफिट x प्लस 3y। तो यहाँ से हम कह सकते हैं टोटल प्रॉफिट जो अर्न होगा वो हमारा होगा x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। देखिए यहाँ से एक चीज़ गलत लिखा गया था, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट 2 रुपया पर यूनिट होता है, और बी से जो ए से होता है 2 रुपया पर यूनिट, और बी से होता है 3 रुपया पर यूनिट। और यहाँ पे हमारा लिखा गया था कि ए से कितना होता है, 1 रुपया, तो यहाँ से आप इसको 2 रुपया बना लेंगे। तो यहाँ से अगर देखिए 1 यूनिट से 2 रुपया फ़ायदा हो रहा है, तो x यूनिट से कितना होगा, तो 2x रुपया फ़ायदा होगा, प्लस देखिए b का 1 यूनिट से 3 रुपया फ़ायदा हो रहा है, तो b का y यूनिट से कितना रुपया होगा, 3y। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका पूरा जो प्रॉफिट हो रहा है, अगर a का x यूनिट और b का y यूनिट भेजे तो 2x प्लस 3y रुपया फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो z बराबर 2x प्लस 3y हो रहा है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। मेन एम यही है कि फ़ायदा जो हमारा हो रहा है वही हमारा मेन एम है, जिसको हमें मैक्सिमम करना है। उसके बाद हम लोग अगर डिसीजन वेरिएबल्स की बात करें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रिसोर्स है हमारा R1, R2 और यहाँ पे R3। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम लोग प्रोडक्ट ए की बात करें, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी में, तो ए का 1 यूनिट बनाने में 2 यूनिट R1 का यूज हो रहा है। तो अगर ए का x यूनिट बनाएंगे तो 2x यूनिट R1 का यूटिलाइज होगा, प्लस यहाँ पे अगर बी का 1 यूनिट बना रहे हैं तो 4 यूनिट का यहाँ पे हमारा रिसोर्स R1 से लॉस हो रहा है। लेकिन अगर y यूनिट बनाएंगे तो 4y का लॉस होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिसोर्स R1 का यूज करके हम जो टाइप ए का x नंबर ऑफ प्रोडक्ट और टाइप बी का y नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाएंगे तो 2x प्लस 4y रुपया का हमारा 2x प्लस 4y यूनिट हमारा लगेगा। लेकिन हमें जो अवेलेबल रिसोर्स का यूनिट है वो सिर्फ और सिर्फ 20 है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ से इसका जो वैल्यू होगा वो 20 से कम होगा या फिर 20 के बराबर होगा। मतलब जो हम लोग यहाँ पे रिसोर्स बना रहे हैं वो हमें 20 से कम होगा या फिर 20 के बराबर होगा। ठीक वैसे ही अगर यहाँ पे हम लोग समझें तो यहाँ पे जब x यूनिट बनाएंगे तो 4x रिसोर्स लगेगा, y यूनिट यहाँ पे बनाएंगे तो 3y रिसोर्स लगेगा। पूरा मिला के ए का x यूनिट प्रोडक्ट बनाने में और बी का y यूनिट प्रोडक्ट बनाने में 4x प्लस 3y यूनिट का हमारा ये रिसोर्स लगेगा। लेकिन जो रिसोर्स मैक्सिमम अवेलेबल है वो हमारा है 24 यूनिट्स। तो यहाँ से हो जाएगा 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 24। फिर अगर यहाँ पे थर्ड रिसोर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 0y लेस देन इक्वल टू 16। ये इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ये हम लोग का कॉन्स्टेंट्स होता है, और इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहला जो हमारा कॉन्स्टेंट्स आया था 2x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20। देखिए ये सब जो दिया हुआ है ये मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, मैंने आपको समझा दिया है। आप चाहे तो समझने के लिए लिख सकते हैं, और लिखना भी ज़रूरी है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आप BSc मैथ के स्टूडेंट हैं और आपको एक क्वेश्चन पर आपको 16 नंबर दिया जाता है, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। चलिए उसके बाद जो हमारा दूसरा कॉन्स्टेंट्स है वो क्या था, तो 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 24। और जो हमारा तीसरा कॉन्स्टेंट्स है 4x प्लस 0y लेस देन इक्वल टू 16। अब 0y का मतलब 0 होता है, तो आप 0y को छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ से 4x जो होगा उसका लेस देन इक्वल टू 16 वैल्यू आ जाएगा। तो उसके बाद लास्टली हम क्या करेंगे, लास्टली हम लोग नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन, यानी कि एक्स और वाई का वैल्यू देखेंगे कि नॉन निगेटिव होना चाहिए, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए। 0 हो जाए या फिर 0 से बड़ा हो जाए, लेकिन निगेटिव नहीं। तो हम जानते हैं एक्स किसको माने हैं कि ए का कितना यूनिट प्रोडक्ट बन रहा है,
और y किसको माने हैं कि टाइप बी का कितना यूनिट प्रोडक्ट बन रहा है। तो हम जान रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, 2 प्रोडक्ट बना सकते हैं, 5 प्रोडक्ट, कुछ भी नहीं बनाएंगे तो 0 बना लेंगे, माइनस में तो कोई प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो यहाँ से जो होगा एक्स वाई का जो वैल्यू होगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। और अगर हम यहाँ से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को अगर हम लोग देखें तो जो हमारा मैथमेटिकल मॉडल आएगा इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो हमारा मैथमेटिकल मॉडल आएगा वो कैसा आएगा, तो वो होगा फाइंड एक्स एंड वाई विच मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स क्या दिया हुआ है 2x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20, 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 24, 4x लेस देन इक्वल टू 16 और एक्स वाई का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, अ कंपनी मेक्स 2 नोवेल्टी वुडन टॉयज ए एंड बी। कोई कंपनी है जो कि 2 तरह का वुडन टॉय बनाता है ए और बी, विच मस्ट बी कट एंड फिनिश्ड, जिसको हम लोग कट करते हैं और उसके बाद फिनिश करते हैं। टू मेक 1 डजन ऑफ टॉय ए रिक्वायर्स 2 आवर्स इन कटिंग रूम एंड 1 आवर इन द फिनिशिंग रूम। मतलब अगर हम लोग टॉय ए टाइप का जो टॉय है उसका 1 दर्जन बनाते हैं तो हमें 2 घंटा लगता है कटिंग रूम में और 1 घंटा लगता है हमें फिनिशिंग रूम में। तो सबसे पहले हम लोग इसको टेबल में लिखेंगे कि जब हम लोग ए टाइप का टॉय बनाते हैं तो हमें 2 घंटा लगता है कटिंग रूम में और 1 घंटा लगता है हमें फिनिशिंग रूम में। उसके बाद हमें क्या डाटा दिया गया है, उसके बाद हमें डाटा दिया गया है इट रिक्वायर्स 4 आवर्स एंड 5 आवर्स रेस्पेक्टिवली इन द 2 रूम्स टू मेक 1 डजन ऑफ टॉय बी। अगर हम लोग टॉय बी टाइप का 1 दर्जन टॉय बनाते हैं तो उसमें हमें 4 घंटे लगते हैं कटिंग रूम में और 5 घंटे लगते हैं फिनिशिंग रूम में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम लोग यहाँ पे टेबल में लिख लेंगे कि अगर हम लोग टॉय बी टाइप का बनाते हैं तो उसमें 4 घंटे और 5 घंटे लगते हैं कटिंग और फिनिशिंग रूम में। उसके बाद हमें डाटा दिया गया है ड्यूरिंग द शेड्यूल्ड पीरियड देयर आर 80 आवर्स अवेलेबल इन द कटिंग रूम एंड 60 आवर्स अवेलेबल इन द फिनिशिंग रूम। मतलब दिया गया है कि कटिंग रूम में सिर्फ और सिर्फ 80 आवर्स अवेलेबल हैं और फिनिशिंग रूम में 60 आवर्स अवेलेबल हैं। तो हम लोग यहाँ से डाटा को यहाँ से लिखेंगे कि जो हमारे कटिंग रूम है उसमें 80 आवर्स और फिनिशिंग रूम में 60 आवर्स अवेलेबल हैं। उसके बाद हमें डाटा में दिया गया है द प्रॉफिट टू द कंपनी इज ₹12 a डजन ऑन टॉय ए एंड ₹25 a डजन ऑन टॉय बी। मतलब टॉय ए का 1 दर्जन हम अगर टॉय बेचते हैं तो हमें 12 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, और अगर टॉय बी टाइप का 1 दर्जन टॉय बेचते हैं तो 25 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे डाटा टेबल में इसको भी लिख लेंगे कि 1 दर्जन टॉय ए का बेचने पे 12 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, टॉय बी टाइप का 1 दर्जन बेचने में 25 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है कि हाउ मैनी यूनिट्स या फिर डजन्स ऑफ ईच टॉय शुड द कंपनी शेड्यूल फॉर द प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट फॉर सेल। अगर कंपनी को उसका मैक्सिमम प्रॉफिट करना है तो उसे कितना दर्जन उसको बेचना होगा टॉय ए और टॉय बी। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो कंपनी है वो हमारा कितना बेच रहा है टॉय ए और टॉय बी। तो कंपनी से हमारा x दर्जन टॉय ए का बिक्री हो रहा है और y दर्जन टॉय बी का बिक्री हो रहा है, ये हम लोग मान के चल रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल्स, जिसे हमें डिसाइड करना रहता है। तो मानते हैं x क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए टॉय ए, मतलब या फिर नंबर ऑफ डजन्स ऑफ टॉय ए, और y क्या है, नंबर ऑफ डजन्स ऑफ टॉय बी है, या फिर आप कह सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ टॉय बी। उसके बाद ये तो हमारा डिसीजन वेरिएबल्स हो गया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा होता है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, तो 1 दर्जन पे 12 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे x दर्जन पे कितना होगा, तो 12x का प्रॉफिट होगा, प्लस ये हमारा 1 दर्जन बी टॉय टाइप बी का बेच रहे हैं तो 25 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर y दर्जन बेचेंगे तो 25y रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। टोटल मिला के अगर हम लोग बात करें तो 12x प्लस 25y रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, और यही जो हमारा हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 12x प्लस 25y, इसको हम लोग मानते हैं z और इसको डिनोट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट्स देखेंगे। कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है, कुछ लिमिटेशन, क्या क्या लिमिटेशन हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमें सबसे पहला जो लिमिटेशन दिया गया है, ये लिमिटेशन है कि हमारा अगर टॉय ए टाइप का 1
1 दर्जन बना रहे हैं तो 2 घंटा लग रहा है कटिंग रूम में, और टॉय बी टाइप का अगर 1 दर्जन बना रहे हैं तो हमें 4 घंटा लग रहा है कटिंग रूम में। और टोटल हमारा जो अवेलेबल है, ज़्यादा से ज़्यादा हम कटिंग रूम में 80 घंटा तक काम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि टॉय टाइप ए का अगर हम x दर्जन बनाते हैं तो 2x घंटा लगेगा यहाँ पे कटिंग रूम में, और टॉय बी का अगर y नंबर ऑफ टॉय बनाते हैं, y डजन ऑफ टॉय बनाते हैं तो यहाँ पे 4y घंटा लगेगा। टोटल मिला के बात करें तो कटिंग रूम में 2x + 4y घंटा लगेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 80 घंटा तक हम कटिंग रूम में काम कर सकते हैं। मतलब 2x + y जो होगा, 2x + 4y वो हमारा <= 80 होगा। वैसे ही फिनिशिंग रूम में 1x या फिर x + 5y जो होगा वो हमारा होगा <= 60। तो ये हमारा दोनों कॉन्स्टेंट्स है, इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्स्टेंट्स को सबसे पहले लिख लिए हैं, क्या क्या है, 2x + 4y <= 80, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान रहे हैं, और x + 5y <= 60, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 मान रहे हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शंस या फिर नॉन निगेटिव कॉन्स्टेंट्स। तो नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या है कि सिंस अ कंपनी कैन नॉट मेक निगेटिव नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, निगेटिव नंबर ऑफ टॉयज, कोई भी कंपनी निगेटिव नंबर ऑफ टॉय नहीं बना सकती है। हम कभी भी ये नहीं कर सकते कोई कंपनी -2 टॉय बना रहा है, -5 टॉय बना रहा है, ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो वही है हमारा कि जो कितना दर्जन टॉय बना रहा है कंपनी, टॉय ए और टॉय बी का, तो वो हमारा जो x और y का वैल्यू है वो हमारा क्या होगा, > 0 होगा। उसके बाद अगर हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन की बात करें तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो मैथमेटिकल मॉडल हमारा आ रहा है, जो लीनियर प्रोग्रामिंग का, वो हमारा कैसा आ रहा है, तो वो हमारा आ रहा है फाइंड x एंड y विच मैक्सिमाइज z = 12x + 25y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। ये तीनों हमें दिया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, कंसीडर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड स्टफ से F1 एंड F2। मतलब हमें क्या करना है, 2 तरह का फूड स्टफ दिया गया है, सबसे पहला F1 है और दूसरा हमारा F2 है। एज्यूम दैट दिज फूड स्टफ कंटेंस विटामिन V1, V2 एंड V3। मान लेना है कि जो हमारा फूड स्टफ F1 और F2 है, इसमें 3 तरह का विटामिन पाया जाता है, विटामिन V1, विटामिन V2 और विटामिन V3। मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट ऑफ दिज विटामिन आर 2 mg ऑफ V1, 50 mg ऑफ V2 एंड 10 mg ऑफ V3। मतलब हमें कम से कम मिनिमम हमें 2 mg V1 रोज़ चाहिए, 50 mg V2 रोज़ चाहिए और 10 mg V3 रोज़ चाहिए। तो ये हमें क्या दिया हुआ, लिमिटेशन। तो इसको सबसे पहले हम लोग जब डाटा टेबल अरेंज करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा V1 विटामिन है उसका कम से कम मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है 2 mg, फिर जो हमारा V2 है उसका मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है 50 mg, और V3 का मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट कितना है, तो 10 mg। ये हम लोग सबसे पहले डाटा टेबल में अरेंज यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या दिया गया है कि सपोज दैट द फूड स्टफ F1 कंटेंस 1 mg ऑफ V1, 25 mg ऑफ V2 एंड 5 mg ऑफ V3। मतलब हमें दिया गया है कि जो हमारा फूड स्टफ F1 है उसमें हमें क्या है, 1 mg V1 का है और 2 m यहाँ पे 25 mg V2 का है और यहाँ पे 5 mg V3 का प्रेजेंट है। उसके बाद हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि जो हमारा फूड F2 है, फूड स्टफ F2, उसमें 1 mg ऑफ V1, 10 mg ऑफ V2 एंड 2 mg ऑफ V3 अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे इसको भी डाटा टेबल में अरेंज कर लेंगे कि जो हमारा फूड F2 है इसमें 1 mg V1 का, 10 mg V2 का और 2 mg V3 का हमारा अवेलेबल है, या फिर उसमें हमारा इम्पोर्टेंट है जो हमारा रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हमें दिया गया है cost of 1 unit of food stuff F1 is ₹2 and that of F2 is ₹3। मतलब 1 यूनिट फूड स्टफ F1 का कॉस्ट ₹2 है और 1 यूनिट F2 जो हमारा फूड स्टफ है उसका कॉस्ट है ₹3। तो हम लोग यहाँ पे डाटा टेबल में ये भी चीज़ लिख देंगे कि जो F1 फूड स्टफ है इसका एक जो हमारा यूनिट है उसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है, ₹2, और जो F2 है हमारा उसका 1 यूनिट का कॉस्ट पड़ रहा है ₹3। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट हमारा फैक्टर दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि जब भी हमारा लागत हो, कॉस्ट हो, वो क्या हो, मिनिमम हो, कम से कम हो। कोई भी हम खर्च करें कंपनी में कम से कम करें और प्रॉफिट हमें ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो हमें यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हमारा मेन एम होगा कि हम इसको मिनिमम करें। इससे पहले जो भी क्वेश्चन था उसमें हमें मैक्सिमम करना था क्योंकि प्रॉफिट दिया हुआ था। यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ है मतलब हमारा लागत है, तो हम लोग इसको मिनिमम करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे
कि जो हमारा फूड स्टफ F1 है, फूड स्टफ F1 है, एक्स यूनिट हमारा फूड स्टफ F1 है, और जो हमारा वाई यूनिट है क्या है, फूड स्टफ F2 है। ये हम लोग सबसे पहले मानेंगे। उसके बाद हम लोग क्या मानेंगे, उसके बाद हमें दिया गया है कोस्ट दिया गया है कि F1 का एक यूनिट पे 2 रुपये का कोस्ट पड़ रहा है। तो अगर F1 का x यूनिट है तो यहाँ से हम कहेंगे 2x का कोस्ट हमारा पड़ जाएगा, प्लस अब देखिए F2 का जो एक यूनिट है उस पर 3 रुपया कोस्ट पड़ रहा है, तो y यूनिट पे 3y रुपया यहाँ पे कोस्ट पड़ जाएगा। टोटल मिला के 2x प्लस 3y रुपया यहाँ पे हमारा कोस्ट पड़ रहा है। तो हम लोग इसको यहाँ पे नेक्स्ट पेज में लिखेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो कितना है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ से आप देखेंगे तो 2x प्लस ये हमारा 3y है। देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा कितना है, 2x प्लस 3y। इसको हम लोग नाम दे देते हैं z बराबर 2x प्लस 3y, और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग कॉन्स्टेंट्स देखेंगे कि कॉन्स्टेंट्स इसमें हमें लिमिटेशन कौन कौन सा दिया गया है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि हमें 3 तरह का लिमिटेशन यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहला लिमिटेशन है कि विटामिन B1 जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 2 mg हमें उपलब्ध होना चाहिए। विटामिन B2 का हमें नीड है कम से कम 50 mg, और विटामिन B3 का कम से कम 10 mg। और हमें क्या दिया गया है, फूड स्टफ F1 का एक यूनिट में हमें 1 mg की ज़रूरत होती है। तो x यूनिट में यहाँ पे x यूनिट की ज़रूरत होगी, और यहाँ पे y यूनिट में y हमारा ज़रूरत होगा विटामिन B1 का। तो यहाँ पे टोटल मिला के x प्लस y यूनिट का ज़रूरत होगा, और इसका जो वैल्यू होना चाहिए कम से कम 2 होना चाहिए। ये कम से कम 2 यूनिट हमें अवेलेबल होना चाहिए, मतलब या तो 2 होगा नहीं तो 2 से ये ज़्यादा होगा। वैसे ही 25x प्लस 10y जो होगा ये हमारा होगा कम से कम 50, मतलब या तो 50 से ज़्यादा होगा नहीं तो 50 के बराबर होगा। जो विटामिन B3 है ये कैसा होगा, तो 5x प्लस 2y जो होगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 10 होगा। ये जो हमारा है 3 हमारा है या हमारा कॉन्स्टेंट्स है, या फिर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स आप कहिए। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टेंट्स है सबसे पहला x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। और जो हमारा इसके बाद जो कॉन्स्टेंट दिया हुआ है वो है हमारा 25x प्लस 10y ग्रेटर दैन इक्वल टू 50, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं। और जो हमारा लास्ट कॉन्स्टेंट दिया हुआ है 5x प्लस 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 10, इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन नंबर 4। फिर हम लोग कॉन्स्टेंट्स को अगर डील कर लिए तो अब हम बात करेंगे नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शंस के बारे में। नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन मतलब x और y। तो अगर हम लोग बात करें x y हम किसको माने हैं, तो हम लोग x और y माने हैं जो फूड स्टफ F1 का और फूड स्टफ F2 के बारे में। तो फूड स्टफ F1 कितना है, तो x यूनिट अगर प्रोडक्ट बन रहा है फूड स्टफ F1 तो, और y यूनिट जो बन रहा है फूड स्टफ F2, तो वो हमारा कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स वाई का जो वैल्यू होगा वो हमारा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हम कहेंगे कि जो हमारा मैथमेटिकल मॉडल आएगा कुछ, जो हमारा इक्वेशन 1 2 3 4 एंड 5 से, वो हमारा किस तरह का आ जाएगा, तो फाइंड एक्स वाई विच मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, 25x प्लस 10y ग्रेटर दैन इक्वल टू 50, 5x प्लस 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 10, और यहाँ पे एक्स वाई का जो वैल्यू होगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है, एट अ कैटल ब्रीडिंग फार्म इट इज प्रेस्क्राइब्ड दैट द फूड राशन फॉर वन एनिमल मस्ट कंटेन एट लीस्ट 4 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। मतलब हमें बताया गया है कि कोई कैटल ब्रीडिंग फार्म है जहाँ गाय भैंस को रखा जाता है या फिर कोई भी कैटल को रखा जाता है, वहाँ पे फूड राशन जो एक एनिमल के लिए जितना राशन चाहिए वो कम से कम चाहिए 6, 12 और 4 यूनिट चाहिए। न्यूट्रिएंट कौन कौन सा चाहिए, तो ए बी और सी का 6, 12 और 4 यूनिट्स कम से कम चाहिए। तो उसके बाद बोला गया है 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूडर्स आर अवेलेबल। 2 तरह का फूडर अवेलेबल है, कौन कौन सा, तो 2 तरह का फूडर अवेलेबल है, फूडर 1 और फूडर 2। ईच यूनिट वेट ऑफ दिज 2 कंटेन द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ दिज न्यूट्रिएंट। और हर एक यूनिट वेट में इतना इतना न्यूट्रिएंट आपको दिया गया है, जो टेबल में नीचे दिया गया है वो सब उतना न्यूट्रिएंट हर एक यूनिट में उसको पाया जाता है। उसके बाद दिया गया है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ फूडर 1
and 2 are respectively ₹5 and ₹6 per unit weight. Find how much each of the fooder should be purchased so that the cost may be minimum. मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, मिनिमम करना है। तो सबसे पहले जो भी डाटा दिया हुआ है हम उसको इस तरह अरेंज कर लेंगे। जब हम लोग डाटा को इस तरह अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फूडर 1 फूडर 2 ये तो हम लोगों को डाटा पहले से यहाँ तक दिया हुआ था। ये हम लोगों को डाटा यहाँ पे देखिए ऊपर यहाँ पे आपको मिल जाएगा यही डाटा। उसके बाद जो आपको दिया हुआ है कि 6, 12 और 4 यूनिट A, B और C का चाहिए कम से कम। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जो भी लिमिटेशन होता है, आपको मैंने पहले ही हर एक क्वेश्चन में बताते आ रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी लिमिटेशन है इसको यहाँ पे लिखेंगे। 6, 12 और 4 यूनिट्स A, B और C का चाहिए कम से कम। और यहाँ पे लास्ट में आपको दिया गया है कि जो भी हमारा कॉस्ट पड़ रहा है एक यूनिट पे फूडर 1 और फूडर 2 का, वो हमें कितना ₹5 और ₹6 पड़ रहा है। तो हम यहाँ से लिख लेंगे कि जो हमारा कॉस्ट आ रहा है वो हमारा ₹6 और ₹5 आ रहा है। यहाँ से जो हमारा कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो ₹6 फूडर 1 एंड फूडर 2। यहाँ पे आप लोग इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे, फूडर 1 और फूडर 2 में ₹5 और यहाँ पे ₹6 हमारा कॉस्ट पड़ रहा है। तो यहाँ से हम देखेंगे डिसीजन वेरिएबल्स, किसको हमें डिसाइड करना है, तो हमें फूडर के जो यूनिट है उसको डिसाइड करना है, फूडर 1 और फूडर 2 का। मान लेते हैं जो x है नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ फूडर 1 है और जो y है नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ फूडर 2 है। तो उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लोग जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन एम है, उसको लिखेंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ पे कॉस्ट है, तो कॉस्ट को हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम करेंगे। तो यहाँ पे इसको 5 था और ये हमारा 6 था। तो यहाँ पे 5 कितना होगा, तो देखिए एक फूडर के लिए ₹5 कॉस्ट पड़ रहा है। तो अगर x यूनिट फूडर होगा तो 5x पड़ेगा, प्लस ये जो हमारा एक फूडर था फूडर 2 उसमें ₹6 कॉस्ट पड़ रहा है एक यूनिट पे, तो y यूनिट पे 6y हो जाएगा 6y। तो पूरा मिला के 5x + 6y ये हमारा कॉस्ट आ रहा है। इसी को हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो है हमारा टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है, 6x + 5y। इसको हम लोग बोल देते हैं z और मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो हमारा लिमिटेशन है या फिर जो हमारा रिस्ट्रिक्शन है या फिर जो कॉन्स्टेंट्स है उसको देखेंगे। तो फूडर 1 जो है, फूडर 1 का ये जो हमारा न्यूट्रिएंट A है कम से कम 2 यूनिट चाहिए, और फूडर 1 में न्यूट्रिएंट जो हमारा फूडर 2 में जो न्यूट्रिएंट A है उसका कम से कम हमारा 1 यूनिट चाहिए एक यूनिट के लिए। तो यहाँ पे x यूनिट के लिए तो 2x हो जाएगा, प्लस ये जो y यूनिट के लिए तो y हो जाएगा। और 2x + y क्या होना चाहिए, कम से कम ये 6 होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा। तो 2x + y क्या होना चाहिए, > 6। वैसे ही यहाँ पे 2x + 4y जो होना चाहिए ये भी हमारा होना चाहिए > 12। और यहाँ पे होना चाहिए 0x + 4y, ये भी हमारा > 4 होना चाहिए। ये तीनों हमारा क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट्स या फिर जो हमारा होगा सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्स्टेंट्स लिख लेंगे। सबसे पहला कॉन्स्टेंट 2x + y > 6, इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। दूसरा कॉन्स्टेंट है 2x + 4y > 12, इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। और जो हमारा तीसरा कॉन्स्टेंट है 0x + 4y > 4, आप चाहे तो 0x ना भी लिख सकते थे, इसको हम लोग क्या मानेंगे इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद हम लोग लास्टली लिखेंगे नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शंस या फिर नॉन निगेटिव कॉन्स्टेंट्स। ये क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि अमाउंट ऑफ फूडर जो यूनिट में है वो x और y है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी ये अमाउंट होता है तो वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, या तो 0 होगा नहीं तो 0 से बड़ा होगा। तो x और y का जो वैल्यू होगा > 0 होगा। तो यहाँ से जो हमारा मैथमेटिकल मॉडल बन के आ रहा है वो हमारा आ रहा है फाइंड xy विच मिनिमाइज z = 6x + 5y, और यहाँ पे 2x + y > 6, 2x + 4y > 12, 4y > 4, और xy का जो वैल्यू होगा > 0। ये हमारा पूरा हो गया मैथमेटिकल मॉडल इस गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। चलिए इसके बाद हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है ए कंपनी ओन्स 2 माइंस, माइन ए प्रोड्यूसेज 1 टन ऑफ हाई ग्रेड ओर, 3 टन्स ऑफ मीडियम ग्रेड ओर एंड 4 टन्स ऑफ लो ग्रेड ओर। मतलब एक कंपनी है जिसके पास 2 माइन है, 2 तरह का खदान है जहाँ पे कोयला या फिर जो भी खना जाता है। तो बोला गया है माइन ए जो है उसमें 1 टन हाई ग्रेड ओर प्रोड्यूस होता है, 3 टन मीडियम ग्रेड ओर और 4 टन जो है लो ग्रेड ओर प्रोड्यूस होता है।
तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे टेबल में अरेंज कर लेंगे कि जो हमारा टाइप ए जो माइन है, माइन ए है, उसमें 1 टन हाई ग्रेड और यहाँ पे 3 टन मीडियम ग्रेड और 4 टन यहाँ पे लो ग्रेड और प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हमें दिया गया है कि माइन बी प्रोड्यूस 2 टन्स ऑफ 3 ग्रेड्स ऑफ ओर्स ईच डे, और बोला गया है कि माइन बी जो है उसमें तीनों में 2-2 टन प्रोड्यूस होता है हर दिन। तो उसके बाद हमें क्या क्वेश्चन में दिया गया है, उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया गया है द कंपनी नीड्स 80 टन्स ऑफ हाई ग्रेड और 150 टन्स ऑफ मीडियम ग्रेड और एंड 180 टन्स ऑफ लो ग्रेड और। जो कंपनी को हमें नीड है वो हमें कितना है, तो कम से कम इसको 80 टन्स हाई ग्रेड और का चाहिए, 150 टन यहाँ पे मीडियम ग्रेड और का चाहिए, और जो लो ग्रेड और का 180 टन इसको कम से कम चाहिए। लास्टली हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है वो हमें दिया गया है हाउ मेनी डेज शुड ईच माइन बी ऑपरेटेड इफ़ इट कोस्ट रुपीज 300 पर वीक टू वर्क ईच माइन। मतलब बोला गया है कि अगर उसको हर रोज़ 300 रुपया, एक माइन को चलने में 300 रुपया लगता है, हर एक माइन को चलने में 300 रुपया लगता है, तो उसको कितना दिन तक ऑपरेट किया जाना चाहिए दोनों माइन को, कि जो हमारा है ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रॉफिट हो सके या फिर कॉस्ट जो हमारा मिनिमम हो सके। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, किसको हम लोग मानेंगे, तो x और y मानेंगे। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ डे जब हमारा माइन ए हमारा ऑपरेट हो रहा है, मतलब माइन ए हमारा चल रहा है, तो x मानेंगे उसको, y क्या मानेंगे, नंबर ऑफ डे व्हेन माइन बी ऑपरेटेड, मतलब जब हमारा माइन बी ऑपरेट हो रहा है तो नंबर ऑफ डे कितना ऑपरेट हो रहा है, तो y डे, इसको हम लोग x और y मानेंगे। उसके बाद हमें दिया गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोस्ट 300, यहाँ पे एक दिन का कोस्ट 300, तो x दिन का कितना होगा 300x प्लस ये जो हमारा है, देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 300x होगा प्लस ये जो हमारा है एक दिन का कोस्ट 300, तो यहाँ पे होगा 300y, y दिन का कोस्ट, टोटल मिला के 300x प्लस 300y हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 300x प्लस 300y, इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टेंट्स हो जाएगा या फिर जो आपका है रेस्ट्रिक्शंस जो हमारा है वो है कि कम से कम, मतलब ए में जो माइन ए है उसमें 1 टन होता है हाई ग्रेड और माइन बी में ये 2 टन होता है हाई ग्रेड और हर दिन, तो x डे में यहाँ पे x टन होगा और यहाँ पे y डे में 2y टन होगा, तो टोटल मिला के x प्लस 2y होगा, कम से कम ये 80 होना चाहिए, मतलब x प्लस 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 80 होगा। फिर यहाँ पे होगा 3x प्लस 2y, ये भी हमारा क्या होगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 150, और यहाँ पे 4x प्लस 2y जो होगा वो हमारा होगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 180। ये हमारा 3 जो हमारा सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स है ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम तीनों सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स को लिख देंगे, x प्लस 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 80, 3x प्लस 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 150 और 4x प्लस 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 180, तीनों कॉन्स्टेंट्स को हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन को लिखेंगे। नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या होगा कि कितना दिन तक माइन ऑपरेट हो रहा है, तो x और y दिन तक माइन ए और माइन बी ऑपरेट हो रहा था। तो हम जानते हैं कभी भी दिन का जो संख्या होगा निगेटिव नहीं हो सकता है, कभी भी 0 होगा या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं x y का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और हम लोग इक्वेशन 1, 2, 3, 4 और 5 को देख रहे हैं, तो यहाँ से जो हमारा मैथमेटिकल मॉडल निकल के आएगा इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का वो कैसा आएगा, तो फाइंड एक्स वाई विच मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू 300x प्लस 300y, और जो हमारा सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स होगा वो होगा x प्लस 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 80, 3x प्लस 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 150, 4x प्लस 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 180 और एक्स वाई का जो वैल्यू होगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ गया इसका जो पूरा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मैथमेटिकल मॉडल। चलिए इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, ए मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेज 2 टाइप्स ऑफ मॉडल्स M1 एंड M2। कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई निर्माता है जो कि 2 तरह का प्रोडक्ट बनाता है, M1 और M2 2 तरह का मॉडल कोई भी प्रोडक्ट का बनाता है। ईच M1 मॉडल रिक्वायर्स 4 आवर्स ऑफ ग्राइंडिंग एंड 2 आवर्स ऑफ पॉलिशिंग।
मतलब M1 जो टाइप का मॉडल है उसे 4 घंटा चाहिए ग्राइंडिंग पे और 2 घंटा चाहिए पॉलिशिंग पे। तो सबसे पहले जो हम लोग टेबल बनाएंगे उसमें हम लोग लिखेंगे कि जो M1 टाइप का मॉडल है उसे 4 घंटा चाहिए ग्राइंडिंग पे और पॉलिशिंग पे उसे 2 घंटा चाहिए। उसके बाद जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया गया है ईच M2 मॉडल रिक्वायर्स 2 आवर्स ऑफ ग्राइंडिंग एंड 5 आवर्स ऑफ पॉलिशिंग। M2 का हर एक मॉडल को 2 घंटा ग्राइंडिंग पे और 5 घंटा पॉलिशिंग पे चाहिए। तो यहाँ से हम लिखेंगे M2 मॉडल को 2 घंटा ग्राइंडिंग पे और 5 घंटा यहाँ पे पॉलिशिंग पे हमें चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में और कौन सा डाटा दिया गया है। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है ईच ग्राइंडर वर्क्स 40 आवर्स अ वीक एंड ईच पॉलिशर वर्क्स 60 आवर्स अ वीक। मतलब हर एक ग्राइंडर 40 घंटा एक वीक में काम करता है और हर एक पॉलिशर 60 घंटा एक वीक में काम करता है। तो इसे हम लोग लिख देंगे कि जो ग्राइंडर है और जो हमारा यहाँ पे चलिए इसमें और कुछ भी डाटा दिया गया है। और क्या डाटा दिया गया है कि हर एक ग्राइंडर क्या करता है 40 घंटा काम करता है एक वीक में और जो हर एक पॉलिशर है वो 60 घंटा काम करता है एक वीक में। उसके बाद हमें दिया गया है प्रॉफिट ऑन मॉडल M1 इज ₹3 एंड प्रॉफिट ऑन M2 इज ₹4 व्हाट एवर इज प्रोड्यूस्ड इन सोल्ड इन द मार्केट। मतलब यही चीज़ हमें सिर्फ और सिर्फ दिया गया है। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे कि हमें यहाँ पे दिया गया है कि ग्राइंडर कितना घंटा काम करता है 40 आवर्स, 40 घंटा एक वीक में काम करता है और जो हमारा पॉलिशर है वो 60 घंटा काम करता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि अगर यहाँ पे 2 ग्राइंडर हमारे पास अवेलेबल हैं और हर एक ग्राइंडर 40 घंटा काम करता है तो टोटल ग्राइंडर मिला के 80 घंटा काम करेगा एक वीक में। तो यहाँ से हम लिखेंगे ग्राइंडर कितना घंटा काम करेगा 80 घंटा तक काम कर सकता है। 3 पॉलिशर हैं, तीनों 60-60 घंटा काम करते हैं हर एक वीक में, तो टोटल मिला के 180 घंटा तक काम करेंगे तीनों वीक में मिला के। तो इसको हम लोग यहाँ पे डाटा में लिख देंगे कि 180 घंटा तक पूरा मिला के पॉलिशिंग का काम होगा। उसके बाद हमें जो प्रॉफिट दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रॉफिट जो हमारा दिया गया है वो दिया गया है प्रॉफिट ऑन मॉडल M1 इज ₹3 एंड M2 मॉडल पे ₹4 का प्रॉफिट है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि M1 मॉडल पे हमें कितना ₹3 का प्रॉफिट है, M2 मॉडल पे ₹4 का प्रॉफिट है। उसके बाद जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में क्या करना है, मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज। व्हाट इज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ मॉडल सो दैट द मैक्सिमम प्रॉफिट इन ए वीक। मतलब उनको वीक में मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उनको कितना प्रोडक्ट बनाना चाहिए। तो मान लेते हैं M1 टाइप के मॉडल का X बन रहा है, X यूनिट बन रहा है, तो X बराबर मानेंगे नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ मॉडल M1 प्रोड्यूस्ड, Y बराबर मानेंगे नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ मॉडल M2 प्रोड्यूस्ड। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, तो उसके बाद प्रॉफिट दिया गया है। एक M1 के एक मॉडल पे ₹3 प्रॉफिट हो रहा है, एक यूनिट मॉडल पे, M2 के एक यूनिट मॉडल पे ₹4। तो पूरा मिला के M1 के X यूनिट मॉडल पे ₹3 प्रॉफिट होगा और M2 के Y यूनिट मॉडल पे ₹4 प्रॉफिट होगा। टोटल मिला के प्रॉफिट की बात करें तो 3x + 4y हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमारा होगा कि z = 3x + 4y और यही हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट्रेंट्स या फिर रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शन क्या क्या दिया हुआ है, तो बोला गया है कि M1 जो टाइप का मॉडल है उसे कम से कम यहाँ पे 4 घंटा चाहिए ग्राइंडर के लिए। तो एक यूनिट को 4 घंटा चाहिए तो X यूनिट को 4x घंटा चाहिए, प्लस एक यूनिट को M2 को 2 घंटा चाहिए तो Y यूनिट को 2y घंटा चाहिए। और पूरा मिला के जो अवेलेबल है इसके तो वो 80 से ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 80 हो सकता है। तो हम लोग कहेंगे कि 4x + 2y जो वैल्यू होगा वो हमारा <= 80 होगा। वैसे ही 2x + 5y का जो वैल्यू होगा वो <= 180 होगा। ये दो हमें कॉन्स्टेंट्स या फिर जो हमारा है रेस्ट्रिक्शंस वो हमें दिया गया है। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कॉन्स्टेंट्स या फिर रेस्ट्रिक्शन है 4x + 2y <= 80 और 2x + 5y <= 180। ये दो हम लोग कॉन्स्टेंट्स या फिर रेस्ट्रिक्शन लिख देंगे। उसके बाद नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है, तो हम जानते हैं कि प्रोडक्ट जो यूनिट में बन रहा है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। मतलब x y का वैल्यू होगा या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 होगा।
इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 को अगर देखें तो मैथमेटिकल मॉडल जो हमारा बन के आएगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, जो हमें दिया गया था क्वेश्चन में, उसका होगा फाइंड एक्स वाई विच मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 3x + 4y। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स होगा 4x + 2y लेस देन इक्वल टू 80, 2x + 5y लेस देन इक्वल टू 180 और एक्स वाई का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, डिस्क्राइब अ जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मतलब जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है उसको डिस्क्राइब करना है, मतलब उसके बारे में कुछ विस्तृत में जानकारी देना है। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे, ए जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मे बी स्टेटेड एज फॉलोज। एक जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम लोग स्टेट इस तरह से कर सकते हैं, फाइंड x1 x2 x3 xn तक हमें फाइंड करना रहेगा, विच ऑप्टिमाइज द लीनियर फंक्शन। वैसा x1 x2 x3 xn तक वैसा वैल्यू होना चाहिए जो कि हमारा लीनियर फंक्शन या फिर जिसको आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे उसको ऑप्टिमाइज कर दे। कौन सा फंक्शन होगा, c1 x1 + c2 x2 + c3 x3 कहाँ तक जाएगा, तो cn xn तक जाएगा। इसको जो ऑप्टिमाइज कर दे x1 x2 x3 xn तक। और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स हो जाएगा हमारा a11 x1 + a12 x2 + a13 x3। ये कहाँ तक जाएगा, a1n xn तक जाएगा, जिसका वैल्यू हमारा होगा या तो लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू b1। फिर जो हमारा दूसरा होगा जो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, ये हमारा कुछ इस तरह से होगा और ये हमारा पूरा आप सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट देख सकते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स हो जाएगा। उसके बाद जो नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन होगा, नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, तो नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन होता है कि जो भी हम लोग x का वैल्यू लिए हैं, यहाँ पे देखिए x1 लिए हैं, यहाँ पे हम लोग x1 लिए हैं, यहाँ पे x2, यहाँ पे x3 और हम लोग यहाँ तक xn तक ले रहे हैं। मतलब जो भी हमारा वेरिएबल है वो x1 से लेके xn तक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि xj ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जहाँ पे j का वैल्यू 1 से लेके n तक हो सकता है। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो हमारा कुछ ऐसा होता है जैसे 2x + 3y चाहे 4x + 5y, जो हमारा x और y जो हमारा होता है उसको हमें फाइंड आउट करना आता है, जो हमें ऑप्टिमाइज करता है या मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज। तो उसी को हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, इसको आपको परेशान नहीं होना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है वेयर, यहाँ पे xj होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जहाँ पे j का वैल्यू 1 से लेके n तक होगा। वेयर aj, जितना भी aj होगा, फिर bj और cj, ये जितना भी होगा सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो यहाँ से आप पाएंगे कि जो हमारा सबसे पहले जो हमारा aj है, मतलब a11 a12 a13 ये सब क्या है, हमारा कांस्टेंट है, x के साथ लगा हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए c1 c2 c3 ये सब क्या है, आपका कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पे b1 b2 b3 ये सब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जितना भी a11 a12 ये सब होता है, फिर b1 b2 ये सब, या फिर c1 c2 ये सब कांस्टेंट होता है। और जो xj होता है, मतलब x1 x2 x3 जो xn तक रहेगा, वो सब हमारा वेरिएबल रहेगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यही होता है हमारा जनरल फॉर्म किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, व्हाट इज मीन्ड बाय लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है और इसे हमें क्या चीज करना है, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम विथ इलस्ट्रेशन। इसके बारे में हमें एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है, मतलब संक्षेप में जानकारी देना है विथ इलस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमारा क्या होता है, तो द टर्म लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है, 3 वर्ड से मिलकर बना है, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम से। लीनियर मीन्स वेरिएबल्स इन द पार्टिकुलर फंक्शन आर लीनियर। लीनियर का मतलब क्या है कि इसमें जो भी हमें वेरिएबल दिया गया रहेगा वो सब लीनियर होगा, मतलब उसका डिग्री जो होगा 1 होगा। जो भी एक्स वाई जेड होगा उसका वैल्यू 1 होगा। एक्स का जो एक्स स्क्वायर कभी भी उसमें नहीं आ सकता, वाई स्क्वायर नहीं आ सकता है, वेरिएबल का डिग्री 1 होगा। उसके बाद प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामिंग मीन्स पार्टिकुलर प्रोग्राम और प्लान ऑफ एक्शन। पार्टिकुलर प्रोग्राम और प्लान ऑफ एक्शन विच ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि जो भी हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जो प्लान करते हैं, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग। मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। और प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है,
प्रॉब्लम का मतलब होता है एक क्वेश्चन जिसको हम लोगों को सोल्व करना आता है। मैथ का जो भी क्वेश्चन होता है या फिर जो भी डाउट रहता है जिसे हम सोल्व करना आता है उसको प्रॉब्लम बोला जाता है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इंक्लूड्स ए सेट ऑफ सिमुलटेनियस लीनियर इनइक्वेशंस which represents the condition of the problem and a linear function which expresses the objective function of the problem। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में सबसे पहले हमें क्या रहता है, कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहता है जो कि हमारा बताता है कि हमारा क्या है, कोस्ट है या फिर प्रॉफिट है। तो जिस चीज़ को हमें, जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है वो हमें बताता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन एम क्या है, किसे हमें मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना है। और उसके साथ कुछ सेट ऑफ सिमुलटेनियस लीनियर इन इक्वेशन होता है। इन इक्वेशन क्या होता है, तो इक्वेशन में इक्वल टू साइन लगा रहता है, इन इक्वेशन में लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे इन इक्वेशन में आपको लेस देन इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन, ये साइन आपको लगा हो सकता है, उसको इन इक्वेशन बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, सेट ऑफ सिमुलटेनियस लीनियर इन इक्वेशन और ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दो चीज़ इसमें होता है। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है। जैसे ए फर्नीचर डीलर डील्स इन 2 आइटम्स, एक फर्नीचर डीलर है जो कि 2 आइटम बेचता है, टेबल एंड चेयर। ही हैज़ ₹15,000 टू इन्वेस्ट एंड स्पेस टू स्टोर एट मोस्ट 60 पीसेज। अ टेबल कोस्ट हिम ₹500 एंड ए चेयर कोस्ट ₹100। ऑन वी कैन सेल, he can sell the table at a profit of ₹75 and a chair at a profit of ₹325. Assuming that he can sell all the items that he buys, how should he invest his money in order that he may maximize his profit? ये हमें एक प्रॉब्लम दिया गया है जिसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोला जाता है। इसमें प्रॉब्लम में क्या दिया गया है कि सबसे पहले कोई डीलर है, कोई फर्नीचर डीलर है जिसके पास 15,000 रुपया उपलब्ध है। उसके बाद उसके पास सिर्फ और सिर्फ वो 60 चीज़ें ही रख सकता है, अपने पास 60 चीज़ें ही रख सकता है। उसके बाद दिया गया है कि एक टेबल पे उसको 500 रुपया कॉस्ट पड़ता है, मतलब खरीद मूल्य उसका क्या पड़ता है, 500 रुपया। और एक चेयर यानी कि कुर्सी का खरीद मूल्य 100 रुपया पड़ता है। और बोला गया है टेबल को 75 रुपया प्रॉफिट पे बेचता है और जो हमारा चेयर है इसको 325 रुपया प्रॉफिट पे बेचता है। तो कितना टेबल और कितना हम चेयर को बेचें कि जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। तो यही चीज़ आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में समझना रहता है। तो ये हम एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ जो कि यहाँ पे एग्जांपल देना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, गिव द मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन ऑफ ए जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मतलब जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन बताना है। तो अभी तक हमने इस एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चन बनाया है, ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन नहीं बताना था, आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बताना था। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन कैसे हो सकता है, कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम लोग मैट्रिक्स के रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन जब देखेंगे तो सबसे पहले एनी गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में बी स्टेटेड इन द मैट्रिक्स फॉर्म एज फॉलोज। कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमें दिया गया है तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, तो मैट्रिक्स फॉर्म में होगा ऑप्टिमाइज जेड इज इक्वल टू सी एक्स। किसको हमें ऑप्टिमाइज करना था, जेड इज इक्वल टू सी एक्स। ये हमारा क्या है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स क्या होगा, ए एक्स और लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कोई भी हो सकता है। ये ए एक्स यहाँ पे और उसके बाद बी होगा, मतलब ए एक्स या तो छोटा हो सकता है बी से, या फिर बराबर हो सकता है, या फिर बड़ा या छोटा हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए ये सब जो भी हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं सब हमारा मैट्रिक्स है, जो भी हम एज्यूम कर रहे हैं सब हमारा मैट्रिक्स है। जहाँ पे देखिए, जहाँ पे हमारा जो ए का वैल्यू होगा वो कैसा होगा, तो ए का वैल्यू होगा हमारा वेयर ए बराबर ए आई जे द कोइफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। ए बराबर क्या है, ए आई जे। ए आई जे कहने का मतलब इसमें यहाँ पे आप देखेंगे तो ए आई जे कहने का मतलब ये क्या है, हमारा m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। A11 A12 यहाँ पे A1n तक जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए A11 A21 M1 तक जाएगा। टोटल मिला के बात करें तो इसमें m क्रॉस
n यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स हमारा ए आ रहा है वो क्या है, तो m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, a बराबर aij m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। फिर यहाँ पे अगर c की बात करें तो c क्या है, ये हमारा एक रो वेक्टर है, ये हमारा रो वेक्टर है जिसको प्राइस वेक्टर भी बोला जाता है। ये हमारा रो वेक्टर है जिसको हम प्राइस वेक्टर भी बोलते हैं। तो प्राइस वेक्टर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही हमारा प्राइस डिसाइड करता है, यही हमारा कांस्टेंट होता है इस x के साथ। और ये x क्या होता है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो x हमारा होता है कॉल्यूम मैट्रिक्स। ये x क्या होता है, कॉल्यूम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। और x को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए ये कॉल्यूम मैट्रिक्स है, ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर ऐसे लिखेंगे तो ये हमारा रो मैट्रिक्स होगा, लेकिन इसका ट्रांसपोज लिखना होगा। ये जो t रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा x का वैल्यू होगा। और जो हमारा b होगा, b क्या होगा, तो b बराबर हमारा ऐसा होगा b1 b2 bn तक जाएगा। ये हमारा कॉल्यूम वेक्टर होगा जिसको हम लोग रिक्वायरमेंट वेक्टर भी कह सकते हैं। ये हमारा जो अवेलेबल रिसोर्स होता है या फिर जितना हमें कम से कम रिक्वायर्ड होता है उसी को हम लोग b1 b2 ये सब बोलते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं b1 b2, जो हम लोग इसको रो वेक्टर के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर रो वेक्टर के टर्म में लिखेंगे तो इस पर हम छोटा सा एक ट्रांसपोज लगा देंगे, t लगा देंगे। ये क्या होता है, दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन ऑफ ए जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यही हमारा मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन होता है किसी भी जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। नोट में एक बात आपको जरूर देखना चाहिए, इन अ जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इट इज एज्यूम्ड दैट द नंबर ऑफ रो ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब कोई भी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो ए है उसमें नंबर ऑफ रो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम से कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए नंबर ऑफ रो जो होना चाहिए, जैसे 1 रो 2 रो 3 रो ऐसे जो होगा वो हमारा कभी भी कम होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स से। यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ रो ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज लेस देन, मतलब जो भी हमारा रो होना चाहिए वो हमारा कॉलम से कम होना चाहिए। 1 2 3 ऐसे करके हमारा m रो होगा। और यहाँ पे कॉलम कितना होगा, 1 2 3 4 ऐसे करके हमारा n कॉलम होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा m होगा ये हमारा कम होगा n से। क्यों कम होगा, क्योंकि जो हमारा m और n है ये यहाँ पे अगर n तक जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें x1 x2 x3 इतना हमारा कोएफिशिएंट है। ये हमारा xn तक, ये जो हमारा होगा xn तक, मतलब इसमें n जो हमारा है x1 n वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं n वेरिएबल्स। और ये जो हमारा है, ये जो हमारा होता है यहाँ पे इसमें भी x1 होगा, इसमें भी सब में x1 होगा। तो ये जो हमारा होता है ये हमारा इक्वेशन है। कितना इक्वेशन दिया हुआ है, तो देखिए अगर हमारा जब वेरिएबल दिया हुआ है, जो वेरिएबल दिया गया है वो हमारा कभी भी जितना इक्वेशन दिया गया है उससे अगर कम होगा तो सही है। लेकिन अगर मान लीजिए हमें 2 इक्वेशन दिया गया है और हमारा वेरिएबल कितना है, वेरिएबल 3 है, दोनों इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो हम वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं। इसलिए जो नंबर ऑफ रो होता है वो कम होता है नंबर ऑफ कॉलम से। ये बात आपको ध्यान देने वाली बात है। चलिए, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1A का सॉल्यूशन।